डियर फ्रेंड्स, 901N का सलूशन देखेंगे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। और जो इसके फर्स्ट पार्ट में एक दो MCQs के जो आंसर्स थे वो मिसमैच थे, उसको यहाँ पे सही कर दिया गया है। तो आप आराम से पूरा कंप्लीट 100% सोल्यूशन देख सकते हैं, बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने ऑप्शन को सुधारने के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रह के कितने अंग हैं? तो इसका ऑप्शन है C 4। अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आपका तीनों चीज़ें प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन आएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा गया अवधान की बाह्य दशा है, तो पुनरावृत्ति जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। कहानी एक छोटी रचना है, यह परिभाषा है खालिस्तान की। तो मैंने लास्ट वीडियो में इसको मुंशी प्रेमचंद बताया था, तो जो कि गलत है, आपको सही करना है ए ऑप्शन H.C. वेल्स। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम कोल्सबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो टोटल 6 नैतिक विकास के उनके स्तर हैं। वही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम चीज़ है, सेम आंसर है, बस केवल आपका इंग्लिश में उसको लिखना है। तो यहाँ पर आपका पहले में C, फिर D, फिर आपका C है थर्ड में, और फोर्थ में H.G. वेल्स, और पाँचवें में 6 यानी कि 6। उसके बाद में आते हैं हम रिक्तानों की पूर्ति पे। तो यहाँ पर बहुत बच्चों ने गलत किया होगा कि यहाँ पे के द्वारा लिखा है, के द्वारा, व्यवहार द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम जो है उसको कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे है करेक्ट, ये भी मैं आपको नीचे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का संबंध जीन पियाजे से है। मन के अनुसार अवधारणा एक प्रेरणात्मक क्रिया है। उसके बाद में अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसात करना ही ज्ञान संज्ञात्मक विकास है। और वैलेंटीन के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं अब। तो यहाँ पर है आपका आ जाएगा चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। उसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़ रिलेटेड टू जीन पियाजे, ये तो आपको बता ही दिया। अटेंशन इज़ द इंस्पिरेशनल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मान। उसके बाद में एडॉप्शन ऑफ मॉडल्स एक्टिविटीज़ इन द टू एक्टिविटीज़ बाय लर्नर इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू विल्फ्रेड वैलेंटाइन गेम इज़ नो टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट इन वर्क। इसके बाद आते हैं हम एक नंबर के क्वेश्चन के आंसर पे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सक्रिय और निष्क्रिय विस्मृति। और ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो वो टोटल हैं 3। सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित किससे होता है? तो सूचना और विचारों के आदान प्रदान से। तो यहाँ पे सूचना ऑब्लिक लिखा है ना, तो इसका मतलब सूचना और, ठीक है, या मतलब वह सूचना वह या सूचना और, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, सूचना के आदान प्रदान से या विचारों के आदान प्रदान से। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियों के नाम। तो पंच परमेश्वर, ईदगाह और पूस की रात। आपने अगर और दूसरे लिखे हैं तो वो भी सही हैं अगर वो कहानियाँ हैं तो, क्योंकि मुंशी चंद की और भी कहानियाँ हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। किन्हीं 2 रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखने, जीन पियाजे हैं, जॉर्ज केली हैं और वायोत्स्की हैं, ये तीनों हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई नाम लिखा है तो वो भी सही है, क्योंकि बहुत सारे इसमें नाम जुड़े हुए हैं। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें आ जाएगा एक्टिव फॉरगेटिंग एंड पैसिव फॉरगेटिंग। दूसरे का आंसर हो जाएगा 3 और चौथे का हो जाएगा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। या तो आप लिखो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या लिखो आप शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, दोनों ही आंसर सही है। और दोनों को ऐसे लिख दोगे तो बिल्कुल 100% सही है। राइट नेम ऑफ एनी 3 स्टोरीज वैन रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। तभी हमने पंच परमेश्वर, ईदगाह और पूस की रात जो देखी है वही मैंने यहाँ लिखा है। राइट नेम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें आ जाएगा जीन पियाजे, जॉर्ज कैली और वायोत्स्की। उसके बाद में आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है स्मृति की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग डेफिनेशन है इसकी, तो आप कोई सा भी एक लिखेंगे तो सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ मेमोरी इज़ द
रिमेम्बरेंस ऑफ एन एक्शन वंस लर्न इन द पास्ट। उसके बाद में अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो गेट्स के अनुसार इसकी परिभाषा क्या, अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये जो मैंने अभी MCQ दिखाया था तो उसमें ये आपको ज़रूर लिखना था, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, यहाँ तक आएगा, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम को या तो सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। तो यही खालिस्तान में भरना था आपको, तो ये ध्यान रखना आपको। क्लियर हुआ अभी आपको? तो ये हो गया आपका खालिस्तान का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 है आपका, निर्माणवाद की मुख्य मान्यता क्या है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ लिखा है, हिंदी वर्जन यहाँ लिखा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म एम्फेसाइज दैट लर्निंग इज एन एक्शन प्रोसेस इन विच ह्यूमन बीइंग एक्ट इन द कंस्ट्रक्शन of knowledge. According to this theory, the knowledge that people have is not merely acquired but created। इसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। आराम से शांति से देखना है आपको, वीडियो को पॉज करना है। कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि वीडियो साफ़ नहीं दिखाया जाता, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनको शायद इसके बारे में नॉलेज नहीं हो, तो आपके जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को जैसे ही आप एक बार टैप करेंगे, उंगली से टच करेंगे तो 3 डॉट दिखाई देंगे। उन 3 डॉट पे आप एक बार टिक करेंगे तो आपके सामने क्वालिटी ऑप्शन आ जाएंगे, और क्वालिटी ऑप्शन में आपको क्या करना है, कम से कम 480p सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको आ जाएगा। या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 8वां है आपका, खेल की 2 विशेषताएं आपको जो है बतानी है। तो 2 की जगह हमने यहाँ पे 3 विशेषताएं आपके सामने लिखी है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों देख लेंगे। ये तो हिंदी के लिए है, और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये चीज़ें हमने इंग्लिश वर्जन के लिए लिख दी। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर जो है हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। अभी इसका नीचे आपके सारे आंसर्स बता देता हूँ, इसके 12 से लेके 13 तक के। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा आपका। स्वबोध की कोई एक परिभाषा और आत्म पहचान की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आत्म पहचान के बारे में यहाँ लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं आराम से क्या होता है, और इसी के हिसाब से आपको जो है इनमें से कोई सा एक लिखना है। स्वबोध की कोई एक परिभाषा या आत्म पहचान की, तो हमने आत्म पहचान की लिखी है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है, इसको फिर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। अब 10वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन ये है आपका, अधिगम की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अधिगम की विशेषताएं आपकी 1, 2, 3 हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। वर्णन करने का मतलब है थोड़ा सा आपको लिखना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, एक लाइन, एक लाइन सभी में डाल देंगे, बस इतना ही लिखना है आपको। तो यहाँ पर भी आप इसको इतना कर लेना। इसके आगे आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ और विशेषताएं आपको बतानी है। तो मानव व्यवहार का यहाँ पे लिख सकते हैं आप पूरा का पूरा इस तरह से, और उसके बाद में आप जो है इंग्लिश वर्जन लिख देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के और पार्ट पे। तो 12 में आपका क्वेश्चन था, चॉम्स्की की भाषीय विकास संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। तो चॉम्स्की का भाषाई सिद्धांत जो है वो भाषा और विचार संप्रेषी में चॉम्स्की के जन्मजात सिद्धांत के अनुसार भाषा एक विशेषता है जो कभी मनुष्य के जन्म से पहले ही है। इस तरह से आपको ये लिखना है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें आपको किन्हीं 5 बाह्य खेलों के नाम लिखने थे और किसी एक का संक्षिप्त वर्णन। तो बाह्य खेल जो बाहर खेले जाते हैं, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस वगैरह आ जाएंगे, और उसमें से कोई भी आप एक डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि फुटबॉल के बारे में किया है इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी कोई भी आप क्रिकेट के बारे में, हॉकी के बारे में, टेनिस के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है 14वां क्वेश्चन, ब्रूनर के अवधारणा अधिगम मॉडल के प्रतिमानों एवं ब्रूनर के सिद्धांतों की विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहले तो हम लिख देंगे ब्रूनर के बारे में जो अवधारणा है अधिगम मॉडल के बारे में, ठीक है ना, और इसी में इसकी विशेषताएं भी शामिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिख देना है। इसके बाद में आते हैं 15वें क्वेश्चन पे, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदनाओं का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर शैशवावस्था
की जो है आपकी और बाल्यावस्था की संवेदनाएं जो हैं व्यक्त की जाएंगी। तो ये शिष्यावस्था की पहले देख लें आप यहाँ पे, इसके बाद में बाल्यावस्था की। शिष्यावस्था के लिए हिंदी मीडियम के लिए है ये पूरा, और इसके नीचे है इंग्लिश मीडियम के लिए। और यहाँ के बाद में हम बाल्यावस्था का भी देखेंगे, जिसका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखा है। तो इसको कंप्लीट आप वीडियो को पॉज करें आराम से, और उसके बाद में इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। बाल्यावस्था के बारे में ये है हिंदी मीडियम का, और यहाँ पर चाइल्डहुड लिखा जो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसी क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इतना लिखें जितना यहाँ लिखा गया है, इसमें से आप थोड़ा बहुत कम भी लिख सकते हैं। 4 लाइनें 5 लाइनों से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कूट रचना यानी कि एनकोडिंग का अर्थ और प्रकार आपको बताना है। तो एनकोडिंग आपको बतानी है पहले क्या होती है अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद में एनकोडिंग यानी कि छवि एनकोडिंग, ऑडियो एनकोडिंग, वीडियो एनकोडिंग और वर्ण एनकोडिंग सहित कई प्रकार होते हैं इसके। तो यहाँ पर प्रकारों को लिखना था, तो हमने यहाँ पे प्रकार लिखे। कितने टाइप्स लिखने थे, जो आप मर्जी है उतने लिख लें। उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में है। उसके बाद में आपका जो 17वां क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें वर्णन करना है। तो बहुत सारे कारक हैं, जिसमें सीखने का समय, परिपक्वता, शारीरिक मानसिकता, प्रयोक्ता ये है आपका। तीसरा है बालकों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। तो आपको जितनी ज़रूरत है उतने ही लिखना। मैंने तो थोड़े ज़्यादा 5-5 6-6 लिख दिए हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ज़रूरी नहीं इतना बड़ा लिखना। मैंने केवल इसलिए लिखा है कि स्टूडेंट्स का आंसर मैच ना हो, और वो ऊपर नीचे जो कोई 2 ऊपर स्टार्टिंग के 2 लिखे, कोई नीचे के लिखे, कोई आगे पीछे के लिखे। तो इस तरह से लिखना उचित होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरे लिखने हैं। ये हो गया आपका हिंदी वर्जन, और यहाँ पर आपका ये इंग्लिश वर्जन है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने वहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं 1 से 4 तक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पॉज करके, आपको जो लिखना है वो लिख लेना आप। उसके बाद में 5वां 6ठा 7वां जो पॉइंट है इसी का है। उसके बाद आते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे, जिसमें चिंतन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमें जो है लिखनी है, उनके बारे में बताना है। तो ठीक है, चिंतन के पहले अनुकूल परिस्थितियाँ देखेंगे हम, जो कि ये रही आपके सशक्त प्रेरणा, ध्यान, रुचि, चिंतन, सतर्कता, ठीक है। उसके बाद में आपका बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र, ये चिंतन के अनुकूल परिस्थितियों के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर आपका 5वां भी आ जाएगा, समय की सीमा का कठोर न होना। आपकी मर्ज़ी है आप कितना लिखना चाहते हैं। मैंने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करी है। तो बहुत इसके बारे में आपको जानते हैं, आपको MPDLD की बुक में जो पूरी कंटेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उसी के रिलेटेड। और फिर इसमें चिंतन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यह पहले वाला अनुकूल था, प्रतिकूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछा हमसे, तो प्रतिकूल की जो ये है आंसर। यहाँ पे आप 3 ऑप्शंस तक तो देख रहे हैं। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम का भी लिखा गया है, इसका इंग्लिश, तो वही मैं दिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर जो पॉइंट नंबर 4 और 5 यहाँ पे है। और इसका इंग्लिश वर्जन इसके नीचे लिखा गया है। तो फेवरेबल कंडीशन के बारे में पहले हमें बताना है, ठीक है। तो वही उसी तरह से जैसे ऊपर पॉइंट लिखे थे यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखे हैं। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 के आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद में अनफॉरगेटेबल कंडीशंस जो थे उसकी हमें बतानी है। तो उसके बारे में भी जो हमने ऊपर पॉइंट लिखे थे उसी के हिसाब से नीचे भी पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद में हम जो 19वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तो अवधान के अर्थ, विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन आपको करना है। तो हम चलते हैं अवधान के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कर लें। अवधान का पहले अर्थ लिख देंगे हम, ठीक है। इसमें JS रॉस के अनुसार जो है वो भी लिख दिया। अवधान की विशेषताएं जो हमें बतानी है, चंचलता, चयनात्मक प्रक्रिया, मानसिक सक्रियता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। संकुचन क्षेत्र, प्रयोजनशीलता, तत्परता, अन्वेषणात्मक, और उसके बाद में शारीरिक समायोजन। यहाँ पर शारीरिक समायोजन में आप 2-3 पॉइंट जो है उसके अंदर आती हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं कौन कौन से समायोजन हैं, ठीक है। उसके बाद में 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट, इस तरह से हमने अवधान की जो है लिख दी हैं विशेषताएं। अब प्रकार की बात करें तो अवधान के जो प्रकार हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय।
इसी का इंग्लिश वर्जन है फॉर द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वाला, अवधान वाला। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अटेंशन के, वो भी आपके दिए गए हैं, तो आप इसको देख लें आराम से। यहाँ से 6 पॉइंट आप एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे वाले पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर है आपके जो बचे हुए 7वां जो पॉइंट है और 9वां 10वां, ठीक है। 10 पॉइंट हमने लिखे थे। अब इनमें से आप कोई भी 2-4 पॉइंट, आप 5 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा पूरा कंप्लीट नहीं लिखना है आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में टाइप्स ऑफ अटेंशन, जैसे मैंने बताया 2 टाइप्स होते हैं आपके, एक पैसिव और एक आपका एक्टिव, तो इसको देख लेना है। इसके बाद में आते हैं हम जो बहुभाषी कक्षा कक्ष के लाभ आपको समझाना है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बेनिफिट्स। तो पहले हिंदी मीडियम के लिए आप यहाँ पे ये 4 जो हैं ये पॉइंट आपके दिए गए हैं, तो इनको आप नोट कर लें। और इसी के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दिया गया है। इतना आपको अगर 4-5 पॉइंट ही लिखते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाता है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लिखना है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके जो क्वेश्चंस के आंसर, आप जैसा देख पा रहे हैं 20वां क्वेश्चन लास्ट था, तो ये कंप्लीट आंसर है आपके सामने। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से था आपका, आपने देख भी लिया होगा इसको, और जिसके पास नहीं है वो देख सकते हैं इसको। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसी का हमने आंसर्स अभी अभी इस वीडियो के दौरान देखे हैं। और जैसे ही आपके अदर सब्जेक्ट्स के सेकंड पार्ट आएंगे, उसमें अगर कोई भी आपका एरर होगा फर्स्ट पार्ट का, कोई भी एरर, तो उसको उसमें आपको करेक्ट करा दिया जाएगा। तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपका जो रॉन्ग आंसर है उनको आप करेक्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।